नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इस कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। अभी कोई अपने भाई से ऐसे बातें करता है। बोलते बोलते रुक गई क्योंकि चलते समय वह अपने बगल में रखे टीन के बक्से के कोने से टकरा गई। उफ, इतना छोटा कमरा, उसमें भी इतना फर्नीचर से भरा हुआ है। लोग कैसे चलेंगे फिरेंगे? बिना एक शब्द कहे वह अपने पैर के अंगूठे को पकड़े बिस्तर पर बैठ गई। अब समझ में आया तो मैंने अपने भैया से इस तरह से बातें क्यों की। यही दर्द हमारा निरंतर साथी है माँ। अवनी ने अपनी माँ के हाथ में एक मरहम का ट्यूब थमाते हुए कहा। सीमा देवी ने अपना मुंह बंद कर खामोश बैठी रही। वास्तव में अवनी को उस समय कुणाल का सूक्ष्म चाल समझ में आई, जो रात के खाने की मेज पर बुलाने पर आई थी। अगर मैं आंख कान खुला रखती तो किराए का झूठ भी बहुत जल्दी पहले ही पकड़ जाती। कमरे का हाल देखते हुए अवनी ने खुद से कहा। फिर अवनी ने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मैं बुआ को आप लोगों के हिस्से का नहीं, अपने हिस्से से दे रही हूँ। आखिर इस घर पर मेरा भी हक है। आह अभी, अब छोड़ भी, मैं इस कमरे में ही ठीक हूँ और कितने दिन ही जीऊंगी। चांदनी देवी ने अवनी की शब्दों को बाधित किया और कहा, आप जितने भी दिन जिए लेकिन अच्छे से जिए। इसके अलावा क्या यह घर शादी से पहले आपका नहीं था, या विधवा होने की सजा के रूप में आपको इस अंधेरे कमरे में डाल दिया गया है? कौन सा? सीमा देवी ने उसकी ओर देखा, जैसे कि उसकी बेटी की बातें सुनकर बिजली का करंट लग गया हो। बदनामी के बोझ के साथ घर लौटने के बाद रिश्तेदारों कुटुंबों की अनगिनत ताने चांदनी देवी के चरित्र के लिए किसी कांटे से कम नहीं था। रिश्तेदारों की बातें सुनकर सीमा देवी को भी गुस्सा और क्रोध आ गया। फलस्वरूप यह कमरा भिक्षुणियों की तरह भुआ के लिए आवंटित किया गया था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या अपने भाई से इस तरह बात करना सही था? काव्या अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर चली गई है। गुस्से के कारण उसने तुम्हारे भाई को एक फ़ोन भी नहीं किया। ऑफिस की परेशानी, घर की परेशानी, इस स्थिति में लोगों के मन कितनी बातें सुनने को क्या तैयार रहते हैं अभी। मैंने भी अपने साथी को खोने का दर्द सहा है माँ। मैं यह नहीं कहती कि भावनात्मक स्थिति कैसी थी, लेकिन तुम और भैया भी तो किसी को सुनाने के लिए नहीं छोड़ते हो। तुमने भी तो यह तक कहा था कि विशाल की मृत्यु का एकमात्र कारण मैं ही थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। कटु सत्य बोलते हुए भी अवनी चुप रही। मन को अब विपरीत दिशा में बैठी नासमझ स्त्री से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिसको समझना है वो कभी ना कभी जरूर समझेगा। अवनी ने खुद से ये शब्द कहकर बिस्तर में प्रवेश किया। फिर उसने अपनी माँ से कहा, मैं कल घर लौटकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। सुबह मुझे चाबी दे देना। अभी उठो। आलोक कब से फोन कर रहा है? क्या बात है? क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? काफी देर से अवनी के कानों के पास लगातार रिंगटोन बज रही थी, लेकिन क्योंकि वो सारे दिन की थकान लिए सोई हुई थी, इसलिए फ़ोन रिसीव करने के लिए उसने हाथ नहीं बढ़ाया। इसके अलावा रिंगटोन की आवाज़ होते हुए भी अवनी नींद में अजीब तरह के सपने देख रही थी। उसी समय कान के पास भुआ की कर्कश आवाज़ सुनकर वह लगभग चमकते हुए से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कब से बुला रही हूँ तुम्हें? क्या आज तुम्हारा ऑफिस नहीं है? बुआ से मिली डांट के बाद उसने हाथ बढ़ाया और फ़ोन को अपने हाथों में लिया। फिर उसने नींद भरी निगाहों से डिजिटल स्क्रीन को देखा। आलोक की ओर से संपर्क के प्रयास जोरों पर थे। हाँ कहो, अवनी ने नींद भरी आवाज़ में कहा। क्या तुम अब भी सो रही हो? क्या बात है? आलोक ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं सो रही थी। कहो क्या कहना है? अवनी की आवाज़ में साफ जलन थी। ऐसा कुछ नहीं, 2-3 दिन से बात नहीं हुई, इसलिए मैंने फ़ोन किया। हकलाते हुए इस बार आलोक ने कहा। कहने की जरूरत नहीं है कि आलोक ने अवनी से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम चाहो तो मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। संक्षिप्त सा उत्तर देने के बाद अवनी चुप हो गई। दरअसल अवनी विषय से बचने की कोशिश कर रही थी।
वह सुबह सुबह इस आदमी से बात करना नहीं चाहती थी। कॉफ़ी शॉप में पहले दिन मिलने की सुखद भावनाएं अब दूर हो चुकी थी। बुआ को हर बात की सूचना देने की वजह से अवनी अभी भी आलोक से काफ़ी नाराज है। क्या तुम्हें कोई समस्या हुई है? मैंने कल भी तुमको फ़ोन किया था, मगर तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। आज तुम ऐसे बातें कर रही हो। इट्स रियली कन्फ्यूजिंग, आलोक ने भ्रमित स्वर में कहा। वास्तव में वह अवनी द्वारा इस तरह के व्यवहार के कारण बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मेरे पास समय नहीं था, इसलिए बात नहीं हो सकी, अवनी ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। हम बाद में बात करते हैं क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बचना चाहती हो। तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती, आलोक ने इस बार मुखर होकर कहा। होने वाले पति के मुख से यह सुनकर अवनी चुप हो गई। आलोक की बातों में कोई छल नहीं है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि संपर्क में कमी के कारण उसके प्रति मेरा आकर्षण का कम होना है, अवनी ने खुद से कहा। चाहे वह उसके निजी जीवन के उतार चढ़ाव हो या आलोक का क्षुद्र स्वभाव या फिर दोनों का संयोजन। दरअसल वह भावनात्मक रिश्ते से अब बचना चाहती है। पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का सामना करने पर ज़्यादातर लोग एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं, लेकिन स्वभाव से अवनी बिल्कुल विपरीत है। इतने लंबे समय तक उन्होंने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की कोशिश की है, इसलिए प्राकृतिक कारणों से आलोक का अस्तित्व धीरे धीरे उसके लिए लुप्त होता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ और कुछ नहीं, अवनी ने अपने विचार पूरी तरह से छिपाते हुए कहा। फिर कॉल काट दिया और बाथरूम में चली गई। आलोक के पिछले 17 मिस्ड कॉल फ़ोन की डिजिटल स्क्रीन पर चमक रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सुबह के नाश्ते के बाद अवनी ने ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ ली। उसी समय गुप्ता परिवार के वकील का फ़ोन आने पर अवनी ने दिन का प्लान बदल दिया। वकील ने शुरू में ससुराल की संपत्ति पर चर्चा करने के लिए अवनी को अपने घर पर बुलाया था, लेकिन अवनी ने उस फैसले को बदल दिया। सबसे पहले तो वह वसीयत के बारे में अपनी माँ को इशारों से भी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। साथ ही संपत्ति की चर्चा के दौरान अपनी सास का चुलबुला चेहरा देखने के लिए वह बहुत ही लालायित थी। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी सास की मानसिक स्थिति में कपकपी होना लाजमी है, क्योंकि वह इस महत्वपूर्ण खबर को अवनी के पास लीक करना नहीं चाहती थी। अवनी के ससुर विक्रम बाबू ने अपनी पत्नी को संपत्ति ना के बराबर दी थी। उसने अपनी पत्नी को कुछ गहने, पेंशन के पैसे और शहर के बाहर बिखरी हुई कम कीमत की जमीन लिख दी थी। लेकिन वह नियम से बाहर अपने दोनों बेटों को आंशिक, लेकिन अपनी बहू को अपार संपत्ति का मालिक बनाना नहीं भूले। कौन कहता है कि लड़कियों के पास घर नहीं होता? मेरे पास तो दो दो घर हैं, अवनी ने मन ही मन कहा। तभी चलती बस एक निश्चित स्टॉप पर आकर रुकी। अवनी बस से सड़क पर नीचे उतरी। इस सड़क को पार कर 1 मिनट ही पैदल चलने पर ही उसका ससुराल है। तेजी से आगे बढ़ते हुए खंडित यादें उसके दिमाग में दौड़ रही थी। जब वह लड़की थी, तब अपने पिता के शांत छाया को खोने के बाद अवनी ने विशाल के पिता को शादी के बाद अपने पिता के स्थान पर रख लिया था। चूंकि बिस्तर पर पड़े बूढ़े व्यक्ति के शारीरिक भरण पोषण के लिए मासिक किस्तों पर एक नर्स थी, इसलिए उनके कमरे की तरफ किसी का कोई विशेष नज़र नहीं थी। दो बेटे, छोटी बहू और यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी भी विक्रम बाबू के घर नहीं जाती थी। अवनी की सास नर्स को मासिक वेतन देकर पति के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा करती थी, लेकिन जाने पहचाने दायरे की सीमा लांघकर अवनी शादी के बाद अपने ससुर के पास में जाकर बैठ जाती थी। वृद्ध को भावनात्मक सहयोग प्रदान करने से लेकर बुढ़ापे के अकेलेपन का इलाज बन गई थी अवनी। इसके अलावा विशाल के दूसरे राज्य में काम के लिए चले जाने के बाद अपने ससुर के साथ अवनी का समय बिताना बढ़ गया था। लेकिन अवनी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वह सज्जन इतना बड़ा फैसला उस क्षणिक प्यार की वजह से कुछ ही दिनों में ले लेंगे। आधी से ज़्यादा संपत्तियां उसी के नाम दर्ज कर देंगे। बाकी जो कुछ बचा था वह दोनों बेटों के बीच समान रूप से बांट दिया था।
यह फैसला उन्होंने अपने बड़े बेटे की मौत से पहले लिया था। शायद यह आदमी ही जिसने मेरे प्यार का पैमाना समझा, अवनी ने सड़क पर चलते हुए खुद से कहा, और फिर ससुराल वाले घर के सामने आई और घंटी दबा दी। तुम फिर से मेरे घर आई हो। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तो कम नहीं है। मेरे घर में बिल्कुल भी प्रवेश मत करना। यदि तुम नहीं सुनती हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। गोरा चेहरा अपनी पूर्व बहू को देखते ही फिर से हिंसक होने लगा। व्यक्तिगत समझ की कमी के कारण आपने पारिवारिक वकील को वसीयत के बारे में मुझे सूचित करने से रोक दिया था। आज आप बहुत हैरान हैं ना? सास की आंखों में आंख रख कर देखा और फिर कहा, आपने सोचा कि इस घर को छोड़ने के बाद मुझे पिता की वसीयत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सत्य को लंबे समय तक छिपाना आसान नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे बहस मत करो। मेरा छोटा लड़का तुम्हारे लिए घर छोड़ गया, शर्म करो। लेकिन मैं पूरी बात नहीं कह सकी क्योंकि वकील बाबू अवनी के पीछे आकर खड़े हो गए थे। उसे देखकर जलते चेहरे पर थोड़ी राहत पड़ी। मन को दबाकर वह दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? वकील ने परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए कहा। अवनी ये बात समझ गई थी कि यह महिला बाहरी लोगों के सामने अपने जहरीले दांत नहीं निकालेगी। हाँ, रुकिए, दे रही हूँ, सास ने कहा। और जैसे ही वह घर के अंदर पानी लाने गई, तभी वकील को आश्चर्यचकित करते हुए अवनी जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चलने लगी। लक्ष्य उस पूरे बाथरूम की निगरानी करना। मुझे वीडियो क्लिप के स्रोत के बारे में जानने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो। अवनी ने एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर उठते हुए खुद से कहा। वास्तव में अवनी का मुख्य उद्देश्य वकील बाबू को इस घर में लाना और बाथरूम का निरीक्षण करना है। अवनी जब एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे के पास आई तो हैरान रह गई। धूल से ढका घर अनगिनत मकड़ियों के जाल से अस्त व्यस्त हो गया है। साफ है कि इस कमरे की लंबे समय से सफाई भी नहीं की गई है। यहाँ तक कि इस्तेमाल किए गए फर्नीचर की स्थिति भी वैसी ही है। हे भगवान, क्या हालत बनाकर कमरे को छोड़ दिया है। यह धूल गंदगी भेद कर कैसे भीतर जा सकती हूँ मैं? अवनी ने मन ही मन सोचा। लेकिन जल्दबाजी के कारण उसने ध्यान नहीं दिया कि घर में ज्यादातर मकड़ी के जाले कटे हुए हैं। धूल भरे रास्ते को पार करते हुए अवनी की नज़र प्रूफ साइज बेडरूम पर पड़ी। दीवार पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्पर्श लापरवाही दर्शाता है। अनुपयोगी होने के कारण दीवार का रंग भी फीका पड़ गया है। उस दिन जैसे ही उसकी नज़र कोने के एक हिस्से पर गई, एक ठंडी धारा उसके सिर से नीचे उतर गई। एक बहुत ही सूक्ष्म कैमरे का लेंस दीवार की खाई से झांक रहा है। मेरा अनुमान सही निकला। विशाल ने ही खुद बाथरूम में कैमरा लगाया। अवनी उत्साह से कांपते हुए बाहर निकली। लेकिन क्लिप विवान के हाथों में कैसे आई और क्लिप को इंटरनेट पर इतने लंबे समय तक फैलाया क्यों नहीं गया? विवान का इरादा क्या हो सकता है? गणना बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। जैसे जैसे मन में अनगिनत विचार दौड़ रहे हैं, तभी अवनी की नज़र बाथरूम के दूसरे छोर पर पड़ी। शावर का टूटा हुआ हैंडल एक कोने में लुढ़क रहा था। बाड़े में शावर कक्ष का एक बड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था। ये फिर कैसे हुआ? जब मैंने ये घर छोड़ा था तब ये टूटा हुआ नहीं था। अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचते हुए कहा। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े पैरों के निशान पर गई। भारी जूतों के निशान हैं। इसका मतलब यह है कि कोई मुझसे पहले यहाँ आया था, लेकिन क्यों? तभी बाहर से सास की आवाज़ आई। तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। मुझे पानी लाने भेजकर इस कमरे में आ गई। याद रखिए, यह घर मेरे नाम पर है, इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सामने रखा पानी का गिलास वकील को देकर अवनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे उतरते ही पुलिस अफसर को फ़ोन लगाया। उन्हें धूल भरे कमरे में पैरों के निशान के बारे में बताना था। जब अवनी अपने ससुराल के घर के आंगन से बाहर निकली तो सूरज लगभग आसमान में था। उत्तेजना के कारण सिर पे टिप टिप से दर्द हो रहा था। ऊपर से आज छाता भी लाना भूल गई थी। इस समय ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं है, सोचकर अवनी आकर बस स्टैंड पर खड़ी हो गई।
अभी मकसद है अपने घर जाकर एक नए घर में शिफ्ट होना। बस आकर रुकते ही वह झट से बस पर चढ़ गई। क्योंकि अभी ऑफिस टाइम का समय नहीं था, इसलिए बस में इतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए खिड़की के पास सीट मिलना आसान था। पूर्व ससुराल वालों के घर से कुछ सबूत इकट्ठा करने के बाद अच्छे बुरे की मिली जुली प्रतिक्रिया अवनी के मन में अजीब सी कसमकस हो रही थी। उसके मन में कुछ भ्रम सा महसूस हो रहा था। एक तरफ तो एविडेंस मोबाइल फ़ोन में लॉक करने की खुशी उसके दिमाग में उमड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विशाल के किरदार के निर्माण में एक और रोड़ा फंसने से आत्मविश्वास का बांध धीरे धीरे टूट रहा था। ट्रिंग ट्रिंग, मोबाइल फ़ोन की तेज घंटी पर विचार का जाल काटकर अवनी हकीकत की ज़मीन पर वापस आई। डिजिटल स्क्रीन पर आलोक का नाम आते देख मन झुंझलाहट से भर गया। उफ, क्या अजीब लड़का है। अवनी ने अपने आप से यह कहते हुए हल्के से पावर बटन दबाया। एक पल में रिंगटोन की आवाज़ बंद हो गई। फिर उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर अपने बैग में रख दिया। आलोक अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में फीका पड़ने लगा। भावनात्मक तनाव के होने के कारण अब अवनी शादी भी नहीं करना चाहती। अवनी अब हर वक्त अपने अकेलेपन में ही डूबी रहती। विशाल की अचानक मौत के तुरंत बाद उसने सोशल मीडिया से भी ब्रेक ले लिया था। चैटबॉक्स को केवल आधिकारिक काम की सुविधा के लिए सक्रिय रखा। दोस्तों से दूर जाना, दोस्तों के घेरे को शून्य करना, गेट टुगेदर पार्टियों से बचना तभी से शुरू हो गया था। अवनी ने अपने रिश्तेदारों के विभिन्न पारिवारिक समारोहों में जाना भी बंद कर दिया था। विधवा होने के बाद उसके सगे संबंधियों की करुणा की बूंदों ने उसके घाव को नमक के दानों की तरह छेद दिया। हालांकि उस करुणा के साथ खड़े होने की कोई सद्भावना नहीं थी। इसके बजाय करुणा के उपहास से अवनी को दुर्भाग्य की ओर ज़्यादा धकेला गया था। जब आप मुसीबतों में होते हैं, केवल तभी रिश्तेदारों की पहचान शुरू होती है और तभी आप समझ सकते हैं कि लोगों का मुखौटा क्या है। अवनी ने खुद से कहा। दरअसल एक के बाद एक आए तनाव से दूसरों पर भरोसा करने का विश्वास भी गायब हो गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि आलोक से दूरी बनाए रखने की भी यही एक वजह है। पुलिस की जांच पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वह खुद ही इधर उधर भाग कर सबूत जुटा रही है। अवनी ने जो साक्ष्य जुटाए हैं उसे लेकर आज शाम वो थाने में जाना है उसे। अफसर से फ़ोन पर बात करने के बाद अवनी को वही निर्देश मिले। मैडम, क्या आपने टिकट ले लिया? बस से उतरते समय जब कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी तो अवनी ने अपने हाथ में पकड़ी रुपयों को कंडक्टर की ओर बढ़ाया। फिर वह बस से उतर गई। क्या बात है, आज इतनी जल्दी घर वापस आ गई? शरीर तो ठीक है तुम्हारा? कुणाल ने अपनी बहन से कहा जब वह घर में प्रवेश कर भुआ के कमरे की तरफ जाने लगी थी। क्या तुम आज ऑफिस नहीं गए? अवनी ने सीधे जवाब दिए बिना एक काउंटर प्रश्न फेंक दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी भाभी को लेने जाना है। सिद्धि और रिद्धि का स्कूल जारी है, उनकी परीक्षाएं भी कुछ दिनों में है। इस तरह लंबे समय तक नहीं चल सकता। कुणाल ने अपने धूल भरे हाथ पानी से धोते हुए कहा। और हाँ, मैंने तुम्हारा कमरा भी तैयार कर दिया है। साफ सफाई का काम भी पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारा फर्नीचर भी शिफ्ट कर दिया है। कैसा लगा सरप्राइज? कुणाल ने अपने होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। भैया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अवनी थोड़ी हैरान हो गई। भैया यह क्या कह रहे हैं? फर्नीचर सेट हो गया और कमरा भी साफ हो गया है? उसे अपने भाई की बातें बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लग रही है। मन में संदेह जागृत होने पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया है। अवनी ने फिर कहा, माँ कहाँ है? मुझे वह दिखाई नहीं दे रही। मंदिर गई हैं, आज सोमवार है। शिवजी के मस्तक पर जल चढ़ाने। गीले हाथ कुणाल ने तौलिए से पोंछते हुए कहा। ओह अच्छा। अवनी कहते हुए भुआ के कमरे की ओर चल दी। यद्यपि जीवन भर इतना कष्ट सहते हुए भी माँ शिव भक्ति को नहीं छोड़ सकी। अगर मैं होती तो कब का। वास्तव में अवनी के विवेकशील मन ने कभी पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं किया, भगवान के सामने कभी प्रतिज्ञा नहीं की। वह कभी मंदिर नहीं गई और ना ही पूजा की। वहीं दूसरी ओर अवनी की माँ सीमा देवी एक धार्मिक या यूं कहें कि धर्म भीरु
व्यक्ति हैं। अपनी इकलौती बेटी से मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण भी लड़की का भगवान में विश्वास ना होना भी है। अभी इतनी जल्दी चली आई? जैसे ही उसने कोने के कमरे में प्रवेश किया, चांदनी देवी ने अपने भतीजे से कहा। वह बिना फर्नीचर के खाली कमरे में फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। यूं ही आ गई? ऐसा कुछ नहीं। अवनी ने भुआ को अपने पूर्व ससुराल जाने की बातें नहीं बताई। उसने फिर कहा, मैंने सुना है फर्नीचर शिफ्ट हो गया है कमरे में। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ बुआ, शरीर थका थका सा लग रहा है। थोड़ा रुको, एक साथ चलते हैं, झाड़ू के अंत में उसने हाँफते हुए कहा। आखिर दोनों को एक ही तो कमरे में रहना है। एक कमरा? लेकिन क्यों? बुआ की बात सुनकर अवनी बहुत हैरान हुई। मैंने तो माँ से कहा था कि 2 कमरों की चाबी देने हैं। भाभी तो सुबह सुबह ही मंदिर के लिए निकल गई। कुणाल ने ही कमरा खाली किया है और साफ सफाई भी। कह रहा था कि सिद्धि की परीक्षा सामने है, इसलिए सिद्धि के लिए दक्षिण का खुला कमरा सही रहेगा, उसके पढ़ने लिखने के लिए अच्छा रहेगा। और वह कह रहा था कि नीचे किराएदार रखेगा, पूर्व के कोने का कमरा हम दोनों के लिए है। किराए पर लोग लाया था, साफ सफाई और फर्नीचर सब उन किराए के लोगों ने ही इधर उधर किया है। तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही वो लोग चले गए। चांदनी देवी ने अवनी के प्रश्न के उत्तर में कहा। क्या मतलब? मैं शादी से पहले दक्षिण के कमरे में ही तो रहती थी। हाँ, लेकिन कुणाल कह रहा था कि सिद्धि का सामान उस कमरे में बिखरा पड़ा है, इसलिए उसके लिए अपने हाथों से फर्नीचर इधर उधर ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए पूर्व दिशा का कमरा खोल दिया। चांदनी देवी ने अपने कमरे की खिड़की बंद करते हुए कहा। बुआ की बात सुनकर अवनी को सब कुछ साफ हो गया। थोड़ी देर पहले ही भैया ने कहा कि वह भाभी को वापस लाने जाएगा। सिद्धि और रिद्धि भी आएंगी। कुणाल अपनी बेटी के पढ़ाई के बहाने अवनी के पुराने कमरे को अपने कब्जे में रखना चाहता है। कम बुद्धि वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि फर्नीचर हटाने का बहाना बिल्कुल झूठा है। इस कमरे की चीज़ों को स्थानांतरित करने के लिए लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन उस कमरे में हाथ से चीज़ों को हिलाना मुश्किल था। वाह वाह! अवनी अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती थी, इसलिए बुआ के सामने उसे घृणा सी आ गई। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। उससे पहले ये कहानी आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।